नमस्कार दोस्तों। जब लाज शर्म खत्म हो जाए, लोक लाज खत्म हो जाए, तब समझ लीजिए आप खुद में नहीं बल्कि किसी की दया पर जी रहे हैं। जी, ऐसी दया पर कि वो आपके साथ कुछ भी करेगा और आप बर्दाश्त करते रहेंगे, आप चू नहीं करेंगे। आज भारत के कमोबेश इसी तरह के हाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक बता दिया है। ऐसा घिनौना शब्द कहा है जो हमारे यहां कोई किसी को शाप देने के लिए करता है, श्राप देता है कि जाओ तुम नरक में जाओगे। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी में लिख के, कोई हवाई बात नहीं, चिट्ठी में लिख के कहा है भारत नरक है। जी, और भारत के लोग इतने घिनौने हैं, गंदे हैं कि वो अमेरिका में आते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं जिससे वो सिटीजन हो और उसके बाद वो वहां की नागरिकता पा जाए। यानी भारत के लोगों की यह हालत बना के रख दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, जी हां, नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड ट्रंप, मेरे नहीं, आपके भी नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा दोस्त बनाया है जो नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहा है, वो भारत देश का अपमान कर रहा है, भारत देश के नागरिकों का अपमान कर रहा है। और नरेंद्र मोदी की आंखों से लोक लाज खत्म हो गया है, शर्म खत्म हो गई है, वो एक सरमाएदार व्यक्ति नहीं रहे। यही वजह है कि बार बार वो नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत को अपमानित करता है। भारत के लिए जो जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं, कभी किसी भी राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की दुनिया में, हमारे दुश्मन देशों की भी यह औकात नहीं रही, वह काम कर दिया है। यानी जो मेरे दुश्मन ने भी नहीं किया था वो यार ने कर दिया, यह स्थिति है। वजह साफ है, राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में भी कहा था, बाहर भी कहा था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे चू नहीं कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेगा वो करेगा और मोदी सरेंडर हो जाएंगे, और वही दिखाई दे रहा है। आज जब आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारी अहम स्थितियां खड़ी हैं। भारत के भीतर 2 राज्यों में मतदान हो रहा है और उस मतदान में जनता लड़ रही है, भिड़ रही है, किस बात के लिए? कि मुझे मेरा वोट डाल लेने दीजिए, जो मेरा संवैधानिक हक है। लाखों लोगों के वोट काटे जा चुके हैं, तमाम लोगों को अयोग्य बताया जा चुका है, तमाम लोगों को कहा गया है कि तार्किक रूप से वो अभी संदिग्ध है, तार्किक रूप से, जो कि कोई भी चुनाव आयोग की हो या देश के कानून की हो, किसी भी के भी तहत यह कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, यह किसी ऐसी स्थिति में नहीं आता है। तो ऐसे 27 लाख वोटर्स के मत जो है छीने गए। पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, तो तमिलनाडु में 97 लाख से अधिक लोगों के वोट काट दिए गए। इसके बावजूद भी जनता लड़ रही है कि मैं अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करूंगा और देश बचाने की दिशा में काम करूंगा। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका काम है कि वह इसमें अधिक से अधिक मददगार हो, तो वो छीनते घूमता है, वो मतदान का हक छीनता है, वो वोट का हक छीनता है, और जिस तरह से करता है वह बेहद शर्मनाक। इसका एक उदाहरण देखिए। अब आप देखिए, मतदान हो रहा है, मतदान के दौरान हर पार्टी को अपना बस्ता लगाने की इजाजत होती है पोलिंग बूथ के पास में।
और जो उन्हें अपना बस्ता लगाने की इजाजत होती है, ये संवैधानिक हक है, चुनाव की नियमावली में शामिल है। वहां पर पुलिस उस तरह से काम कर रही है कि लोगों को गाइड न कर सके, बस्ता न लगा सके और वोट न डलवा सके। वोट डालने से रोकने के लिए हर वो साजिश रची जा रही है जो घिनौनी मानी जाती है, और वह घिनौनी हरकत हो रही है। अब जब ऐसी घिनौनी हरकत हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? इसके अलावा कहीं लाठियों से मारा जा रहा है, कहीं रोका जा रहा है, जिसके पास सब कुछ है उसे मतदान करने से रोका जा रहा है। और यह काम वह पुलिस कर रही है, केंद्रीय सुरक्षा बल कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भेजे हैं। 2000 से अधिक कंपनियां भेजी हैं। यानी जितने में देश के बड़े राज्य, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जा सकती है, उससे ज्यादा वहां पर भेज करके और भारत के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र को रोका जा रहा है। और जब यह किया जा रहा हो तो आप कहेंगे फिर कौन सा? इसीलिए नरेंद्र मोदी डरता है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानता है नरेंद्र मोदी जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, वह चोरी के वोटों से बना हुआ प्रधानमंत्री है, वो बेईमानी के वोटों से बना प्रधानमंत्री है, और वह चुनाव आयोग की मदद से फ्रॉड करके बना प्रधानमंत्री है। जी हां, अब यही नहीं होता। हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी के फेवर में तमाम अदालतें भी आदेश कर देती। जैसे एक आदेश किया गया जो आज के अखबारों की लीड बनी कि कोई सीएम ईडी के कार्य को इस तरह से रोक करके लोकतंत्र को खत्म कर रहे। आज वही अदालत कह रही है कि नहीं, यदि आपको व्यक्तिगत अधिकार है तो मुख्यमंत्री को भी व्यक्तिगत अधिकार। मतलब आप देखिए कैसे चेंज होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यही स्थिति है, लेकिन भारत की सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देगी और ना ही उस पर करेगी। हमें याद आता है कि आज जिस तरह से भारत बेरोजगारी का शिकार हो रहा है, महंगाई का शिकार हो रहा है, भारत खरीदारी करने की स्थिति में नहीं है। लोग अपनी क्षमताओं को बिल्कुल बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तब दुनिया की तमाम टेक कंपनियां भारतीयों को नौकरी से निकाल रही हैं, अदर्स को भी निकाल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। चाहे ओरेकल हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे मेटा हो, चाहे जिसकी भी आप बात करेंगे, हर एक में नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि एआई एक तो आ रहा है, दूसरा और दूसरे तमाम सारे कारण मौजूद हैं, जियोपॉलिटिक्स मौजूद है, और इन सब स्थितियों में यह हो रहा है। डेटा सेंटर पर भी यही छटनी चल रही है, और जिन्हें काम पर रखा जा रहा है वो बेहद कम सैलरी पर, इतने कम सैलरी पर और ज्यादा काम कराया जा रहा है कि 12 घंटे से 14 घंटे काम कीजिए, पैसा कम लीजिए, नहीं तो जाइए बेरोजगार होके घूमिए। यह स्थिति पैदा कर दी है। जब यह पैदा कर दी हो तो हमें राहुल गांधी की वह बात याद आती है जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त में कहा था कि यूपीआई से ज्यादा जरूरी, यूपीआई मतलब जो यूनिवर्सल पेमेंट का जो सिस्टम है उसको लेके, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा जरूरी है कि भारत तैयारी करे यूबीआई के लिए। अब भारत में, भारत के प्रधानमंत्री से लेके तमाम सारे लोगों को यूबीआई का मतलब ही नहीं पता होगा। कोई कहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। भाई नहीं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। यानी भारत के युवाओं की, भारत के लोगों की इनकम, बेसिक इनकम इस स्तर पर आए जो वैश्विक उससे मेल खाती हो। इतनी बड़ी असमानता ना हो कि हमारे देश के नागरिक बेइज्जत होने
या इसलिए कि हमें चलो अमेरिका में कुछ ज्यादा मिल रहा है इसलिए चले जाएं, बहुत अच्छे के लिए जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन बेसिक जरूरत पूरी करने के लिए वो जाएं, यह स्थिति ना हो। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने 2019 में विजन प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी ये रखा था कि हर व्यक्ति की आमदनी में कुछ सरकार भी मदद डाले। सरकार वो पैसा दे देती है पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसों। राहुल गांधी का मानना था वो पैसा आना चाहिए पब्लिक की जेब में, जिससे पब्लिक उस स्थिति में आए, वो आएगी तो वो खरीदारी करेगी, खरीदारी करेगी तो वहां प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, चीजें भी सस्ती होंगी और बहुत कुछ होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह नहीं किया। यह विजन होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, लेकिन अब मैं किसी को पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे वाली बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मानना है। लेकिन भारत ने क्या किया है, भारत प्रोडक्शन के क्षेत्र में बुरी तरीके से गिरा है। और ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट और नुकसान के ही आधार पर चलता है। गवर्नमेंट सेक्टर, जो सेक्टर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, यानी ऑयल सेक्टर, उस सेक्टर में भी यह स्थिति हुई है। इसकी एक देखिए खबर देख लीजिए, यानी इंडियन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो लगातार है। इंडियन ऑयल प्रोडक्शन फॉल फॉर 11th ईयर, गैस डिक्लाइन अगेन। अब आप समझ लीजिए, यानी लगातार डिक्लाइन कर रहा है गैस, और इसी तरीके से लगातार प्रोडक्शन गिर रहा है इंडियन ऑयल में, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा रुपया कमाया। और ये प्रोडक्शन एक जगह नहीं गिर रहा है, हर जगह गिर रहा है। दूसरा क्या बढ़ रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रही है। इसका भी आप देख लीजिए, ये 2014 की खबर है, नरेंद्र मोदी ने कहा था, तारीख देख लीजिए, घेरी हुई है। ये जो है 12 फरवरी 2014 को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, आई विल ब्रिंग बैक ब्लैक मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑनेस्ट टैक्स पेयर, यानी मैं सारी काला धन लेके वापस लेके आऊंगा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन वो तो नहीं किया। आज यह स्थिति है जो उस समय 7,200 करोड़ रुपया कथित रूप से ब्लैक मनी थी, यानी जो उन बैंकों में जमा थी, स्विस बैंक में, वो आज बढ़ के करीब 50,000 करोड़ हो गई। अब आप सोचिए, 50,000 करोड़ हो गई, यानी ब्लैक मनी है यदि स्विस बैंक में जमा होना तो वो 50,000 करोड़ हो जाती है। नरेंद्र मोदी कहां खड़े, नरेंद्र मोदी असल में उन्हीं सबके बूते सरकार चला रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। यह बात डोनाल्ड ट्रंप जानता है, इसीलिए वो उन्हें डराता है और जो चाहता है वो करा लेता है। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पे कही थी कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। आज वह बात समझ में आ रही है कि क्या होगा। अब आप देखिए, इसीलिए बच्चों की शिक्षा बर्बाद की जा रही है, बच्चों के दूसरी ज्ञान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए जो नई शिक्षा नीति में जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था की है, उसमें सारी चीजों की बर्बादी होती चली जा रही है। एक तरफ सरकार तमाम चीजें कहती है, एप्स्टीन फाइल में फंसी नरेंद्र मोदी सरकार अपने सच को छिपाने के लिए, हर ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। लेकिन आज देश की हालत बद से बदतर है। जिस ईंधन में हम बहुत हद तक अपने आप को ऊपर ले आए थे, हम प्रोडक्शन खुद करने लगे थे, वो आज बिल्कुल गिर गया, जैसा मैंने आपको खबर में दिखाया। आज उत्पादन में गिरावट, ईंधन के और आयात के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश नाकाम रही है, जो की ही नहीं गई असल में। होर्मुज जलडमरू मध्य में हमारे जहाज सुरक्षित नहीं रहे। आपने देखा है, अभी 2 जहाजों पर उसने हमला कर दिया और इसके पहले उसने हमें रियायत भी दी थी।
लेकिन भारत की नीतियों के कारण, जिस तरह से सरेंडर मोदी है, उसके कारण भारत के लोगों को नुकसान हो रहा है। गैस उत्पादन में और भी चौंकाने वाली गिरावट आई है, जो लगभग 40% गिर गई है। अब आप सोचिए, 40% गिर गई हो सिर्फ 5 साल में, तो आप सोच लीजिए। इसके बाद में सरकार ने जिस तरीके से उर्वरक के क्षेत्र में पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं चाइना पे और दूसरों पे, उस कारण से भारत की बुरी स्थिति है। जो उर्वरक उत्पादन सिर्फ जो यानी जितनी फर्टिलाइजर का उत्पादन है, सिर्फ 1 साल के भीतर 5% गिर गया। और यदि आप 5 साल का देखेंगे, 5 साल में ये करीब 25%, 24.6% की गिरावट आई है। अब आप सोचिए कि 25% करीब ये गिर गया, और इसी तरीके से तमाम और नुकसान हो रहे हैं। तो आप सिर्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर नहीं, निर्भर भारत बन गए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आपको गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आप ही करके उसे सिर नवाए उसके आगे खड़े होंगे। यह भारत बार बार देख रहा है। ईरान जैसा देश उसको चुनौतियां दे रहा है और भारत डरा हुआ खड़ा। ये वही भारत है जो अमेरिका को डरवा देता था। राष्ट्रपति निक्सन थे, इंदिरा गांधी ने डांट दिया था। राजीव गांधी थे, राष्ट्रपति रीगन को बिल्कुल लिमिट में ले आए थे। पंडित नेहरू के समय में तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनका शिष्य बन के काम करता था, और वो खुद कहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में बराक ओबामा ने कहा था, मैं डॉक्टर साहब से सीखता हूं, यानी डॉक्टर साहब उसके गुरु हैं। और आज यह हालत हो गई है, जो खुद को विश्व गुरु कहते थे, उन्होंने भारत की इज्जत गंवा दी है, भारत के चुनाव आयोग और सबको तबाह कर दिया है, और चुनाव चोरी करने के लिए हर साजिश रच रहे हैं। और भारत की जो भी अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय बल है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो केंद्रीय बलों का, अफसरशाही का और जुडिशियरी का, सबका इस्तेमाल हो रहा है। जब यह हो रहा तो अब लाज शर्म तो खत्म हो गई। महिलाओं के साथ रेप से लेके हर कुकर्म भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किससे सोचेंगे कि कौन बचाएगा? सिर्फ आपको बचा सकता है आइडिया ऑफ इंडिया, जो नफरत से लड़ता है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला कर्नाटक में। कर्नाटक में एक सेना से रिटायर्ड व्यक्ति रहता था एक फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ, और वो क्या करता है, वो वहां पर एक मुस्लिम दंपत्ति को गाली देता है और कहता है तुम मुसलमान है, पाकिस्तानी है। वहां के सारे रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए और वो गए उसके पास, और क्या कहा सुन लीजिए। तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? एकदम समाज में तेरे बाप का मुल्क है ये, उसे दिखाने के लिए। तुम्हारा प्लॉट नहीं है, ये कर्नाटक है, भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। किधर काम करते हैं? तो डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। ऐसा बोल सकते किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते? अब आप समझ गए कि आप देखिए वहां के रेजिडेंट्स गए, कहा तुम सेना में काम करते थे तो तुम्हारे अंदर ज्यादा देशभक्ति होनी चाहिए, ज्यादा सोच होनी चाहिए, लेकिन तुम इस तरह से बोल के ये बांटने का काम कर रहे हो कि तुम्हारा उत्तर भारत नहीं है, ये कर्नाटक है, यहां ये नहीं चलेगा। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं, और उनको आप नहीं बांट सकते हैं। माफी मांगो से। क्या क्या चीज सब माफी, क्या किसके लिए माफी? माफी मांग रही हो? उसके लिए माफी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो सबके। और इसके बाद अगर कुछ वहां पर इज्जत से बात कर रहे, समझ गए? तो इस तरह से उन्होंने माफी मंगवाई और कहा अब ऐसी नहीं होनी चाहिए। यही है आइडिया ऑफ इंडिया।
जब इस तरह से चलेंगे, सबको जोड़ के चलेंगे और देश में उत्पादन बढ़ाएंगे जो नेहरू की सोच थी, और उसके बाद राहुल गांधी की उस नीति पर काम करेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे लेके आएंगे लोगों को, तब देश बचेगा, देश का सम्मान बचेगा। तब ना अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह पाएगा कि तुम्हारे लोग चले आते हैं, यहां बच्चे पैदा करते हैं और नागरिक बनने का वो करते हैं। कोई आपको घृणा से नहीं कहेगा। वो भारत होता था, आज आपने यह भारत बना दिया है। हर जगह 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 बेइज्जत हो रहे हैं। जी हां, सोचिए आप, क्योंकि पीढ़ी आपकी है, आने वाला भविष्य आपका है, देश आपका है। राहुल गांधी ने जो बताया था आज वो सामने दिखाई दे रहा है। जय